नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ में हूं तुषार शर्मा। भारत भ्रमण में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकितारे की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, गिरफ्तारी के बाद किया गया था सील। जम्मू कश्मीर के 3000 युवाओं को मिली नौकरी, पीएम मोदी बोले, मैंने कश्मीर का दर्द किया महसूस। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पहली बार मायावती ने दी प्रतिक्रिया, बीजेपी का नाम लेकर किया बड़ा दावा। अमेरिकी विदेश मंत्री और एस जयशंकर ने फोन पर की बात, आतंकवाद, यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर की गई चर्चा। गुजरात में चुनावी जीत के लिए समान नागरिक संहिता का सहारा ले रही बीजेपी, ओबीसी ने साधा निशाना। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि उत्तराखंड के अंकिता हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी पुलकितारे की फैक्ट्री में आग लग गई थी और आग किन कारणों के चलते लगी है अभी इसका पता नहीं लग चुका है। पुलकितारे की ये फैक्ट्री स्वदेशी आयुर्वेद के नाम से जानी जाती थी। ताजा अपडेट के मुताबिक घटना के बाद एसआईटी की टीम ने पूरे क्षेत्र को सील कर दिया था। पुलकितारे की फैक्ट्री वनतारा रिजॉर्ट से सटी हुई है। इस हत्याकांड में जांच कर रही एसआईटी और डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में बनी हुई है और एसआईटी टीम के मुताबिक वनतारा रिजॉर्ट की वीआईपी के लिए अलग से प्रेसिडेंशियल स्वीट बुकिंग की व्यवस्था भी की जाती है, जहां से इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था। हालांकि अभी तक ये पता नहीं लग चुका है कि वीआईपी लिस्ट में किस किस के नाम शामिल हैं। अंकिता हत्याकांड मामले के सामने आने के बाद पिछले महीने की 24 तारीख को स्थानीय लोगों ने पुलकितारे के रिजॉर्ट के पिछले हिस्से में को आग के हवाले कर दिया था। साथ ही लोगों ने बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट की कार में तोड़फोड़ भी कर दी थी। दरअसल ये पूरा मामला गढ़वाल जिले का बताया जा रहा है, जहां वनतारा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या और उसके दो साथियों ने रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी को नहर में फेंककर उसकी हत्या कर दी। मामला 18 सितंबर का है और घटना के बाद पुलकित ने ही अंकिता के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं 24 सितंबर को अंकिता का शव ऋषिकेश के पास चिल्ला नहर से बरामद किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर रोजगार मेले को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर के होनहार नौजवानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। यहां 20 अलग अलग जगहों पर 3000 युवाओं को सरकार में काम करने के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में दूसरे अन्य विभागों में भी 700 से ज्यादा नियुक्ति पत्र देने की तैयारी जोरों पर है। 21वीं सदी का ये दशक जम्मू कश्मीर के इतिहास का सबसे अहम दशक है। हमें नई सोच के साथ काम करना है। जम्मू कश्मीर अब नई व्यवस्था में निरंतर विकास को आगे बढ़ा रहा है। प्रदेश में 2019 से अब तक 30,000 सरकारी पदों पर भर्ती हुई है। इनमें से करीब 20,000 नौकरियां बीते साल में दी गई हैं। पीएम मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर में जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है और कनेक्टिविटी बढ़ रही है, उसे टूरिज्म सेक्टर को भी मजबूत किया। यहाँ के लोगों ने हमेशा पारदर्शिता पर बल दिया और आज जो नौजवान सरकारी सेवाओं में आ रहे हैं, उन्हें पारदर्शिता को अपनी प्राथमिकता बनाना है। गुजरात में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले बीजेपी सरकार ने वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ा फैसला किया है। राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक कमेटी के गठन किया गया है। ये कमेटी सीएम भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में बनी है और जो समान नागरिक संहिता को लागू किए जाने के हर पहलू पर गौर करेगी। जिसके बाद बीएसपी प्रमुख मायावती ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा, यूपी व अन्य राज्यों में रोजगार व विकास के बजाय बीजेपी द्वारा विवादित एवं विभाजनकारी मुद्दों की तरह समान नागरिक संहिता को चुनावी मुद्दा बनाना खास बात नहीं, किंतु रोजगार में इसको चुनावी मुद्दा बनाने से इसे आम चर्चा को बल मिलता है कि वहां बीजेपी की हालत वास्तव में ठीक नहीं है। बसपा प्रमुख ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, जबकि केंद्र ने अपनी हाल ही में स्वयं माननीय सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में कोई निर्णय अभी ना किया जाए, क्योंकि इसी से वो 22वें लॉ कमीशन को सौंपेंगे। तो फिर गुजरात विधानसभा चुनाव में ऐसा क्या होने जा रहा है जिससे बीजेपी विचलित है?
और वो झुक रही है। उन्होंने कहा कि साथ ही चुनाव को प्रभावित करने के लिए जनता की नजर से अज्ञात श्रेणियों से प्रस्ताव अकुल धन का इस्तेमाल कितना उचित है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि गुजरात और हिमाचल विधानसभा आम चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड की गुप्त फंडिंग की मुफ्त 545 करोड़ रुपए के चंदे दिए गए हैं। यह धन कहां जा रहा है? अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फोन पर बातचीत की है। दोनों ही विदेश मंत्रियों ने यूक्रेन में जारी युद्ध समेत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और अन्य श्रेणियों और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड ने दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ब्लिंकन और जयशंकर ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की, जिसमें आतंकवाद विरोधी सहयोग और यूक्रेन के खिलाफ रूस की निरंतर सकारात्मकता का मुद्दा भी शामिल रहा। बातचीत के दौरान जयशंकर ने ब्लिंकन को आतंकवाद के खिलाफ मजबूत और स्पष्ट संदेश के साथ साथ 26/11 के मुंबई हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने के उनके आह्वान के लिए धन्यवाद भी दिया। जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी से बात करके अच्छा लगा। आतंकवाद और 26/11 की जवाबदेही पर उनके मजबूत और स्पष्ट संदेश के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। इसके अलावा यूक्रेन संघर्ष और अन्य श्रेणियों और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने मुंबई में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति यानी कि CTC के एक अनौपचारिक सत्र को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया था, जिसमें जयशंकर ने लश्कर ए तैयब के आतंकवादियों को अब तक सजा न देने का मुद्दा उठाया था। इस पर ब्लिंकन ने उनका समर्थन करते हुए कहा था कि मुंबई हमलों के साजिशकर्ताओं को सजा नहीं देने से दुनिया में फैले हुए आतंक पर गलत संदेश जाएगा। लेकिन ब्लिंकन ने कहा कि हम पर मुंबई हमलों के साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में लाने की जिम्मेदारी है, जिसमें उनके मास्टरमाइंड भी शामिल हैं। गुजरात में किसी भी दिन आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुट गई हैं। इसी के साथ गुजरात में राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। इसी बीच गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की है। राज्य सरकार के इस फैसले से कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां बीजेपी पर हमलावर हैं और ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी गुजरात विधानसभा चुनाव में वोट हासिल करने और अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठा रही है। ओवैसी ने बनासकांठा जिले के वाडगाम में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी गुजरात विधानसभा चुनाव में वोट हासिल करने और अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठा रही है। चुनाव नजदीक आते ही ऐसे मुद्दे उठाना बीजेपी की पुरानी आदतों में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताते हुए कहा था कि UCC को लागू करना केंद्र का अधिकार है, न कि राज्य का। तो फिर अब ये सिर्फ चुनावी वोट हासिल करने के लिए UCC का मुद्दा उठाया गया। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।
जब सोच सुंदर होगी तभी तो देश सुंदर होगा। JSW Paints, think beautiful। ब्रेक में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस को मवेशियों की चपेट से बचाने के लिए पश्चिम रेलवे ने अहम कदम उठाए हैं। बता दें कि मुंबई गांधीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन गुजरात के अतुल रेलवे स्टेशन के पास हादसे का शिकार हो गई थी। एक गाय ट्रेन के सामने आ गई। एक महीने में वंदे भारत एक्सप्रेस का यह तीसरा हादसा था। ऐसे हादसा ना हो इसके लिए पश्चिम रेलवे का रेलवे सुरक्षा बल आगे आया है। पश्चिम रेलवे के आरपीएफ के पास यात्रियों और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा का जिम्मा है। मुंबई मंडल के आरपीएफ ने पाया है कि मवेशी मालिक और चरवाहे आदतन मवेशियों को रेलवे की जमीन और पटरियों पर चरने के लिए छोड़ देते हैं। इससे मवेशी रन ओवर के मामले सामने आ रहे हैं। और पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर के अनुसार कैटल रन ओवर की एक ऐसी घटनाओं ने रेल परिचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, जिससे ट्रेन के पटरी से उतरने और सहित दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। ये पटरियां और यात्रियों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल देती हैं। रेल यातायात और व्यवधान और रेल संपत्ति को नुकसान आदि का कारण बनना पड़ता है। भविष्य में ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए मुंबई डिवीजन के रेलवे सुरक्षा बल ने विभिन्न संवेदनशील स्थानों की पहचान की है। आरपीएफ ने इन सभी स्थानों पर लगातार जागरूकता अभियान चलाया है। बता दें 2022 में आरपीएफ ने अब तक संवेदनशील स्थानों पर 1023 जागरूकता अभियान चलाए हैं। इसके अलावा आरपीएफ ने रेलवे ट्रैक के आसपास के सभी गांवों के सरपंचों के साथ बैठक की है। इस साल 50 से ज्यादा ऐसी बैठकें हो चुकी हैं और लगातार यात्रियों को और साथ ही मवेशियों को भी इसमें जो चपेट में आते हैं वो लगातार इसको भी जागरूक करने की लगातार कोशिश की जा रही है। बिहार के औरंगाबाद के ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल द्योग में लगने वाले 4 दिवसीय सुप्रसिद्ध छठ मेला में बिहार के कोने कोने और दूसरे राज्यों से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार छठ मेले में अब तक 6 लाख से अधिक श्रद्धालु देव पहुंच चुके हैं। और बता दें कि सुबह से ही देव कथित त्रियुगिनी सूर्य मंदिर में स्त्री पुरुष और श्रद्धालु कतारबद्ध होकर भगवान भास्कर का दर्शन पूजन और अर्चन कर रहे हैं। वहीं मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मी की भी तैनाती की गई है। देव के पौराणिक सूर्य कुंड में रविवार दोपहर से भगवान भास्कर के अर्घ अर्पित करने का सिलसिला प्रारंभ हो गया, जो लगातार सोमवार सुबह तक जारी रहेगा। सूर्य कुंड के पास किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी तैनाती की गई है। जिलाधिकारी सौरभ जायसवाल ने बताया है कि संपूर्ण मेला क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर दंडाधिकारियों के नेतृत्व में सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की गई है और नियंत्रण कक्षों के माध्यम से पूरे मेले की निगरानी रखी जा रही है। गौरतलब है कि देव का अत्यंत प्राचीन सूर्य मंदिर वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है। यह देश के करोड़ों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का भी प्रतीक है। लोक मान्यता है कि यहाँ छठ व्रत करने से मनोवांछित कामनाओं की पूर्ण होती हैं और इस अवसर पर भगवान भास्कर की साक्षात उपस्थिति की रोमांचक अभूतपूर्ति होती है। इसी बीच शनिवार देर शाम प्रदेश के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने देव छठ मेला का औपचारिक उद्घाटन किया और कहा कि इस ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल को पर्यटन के राष्ट्रीय मानचित्र पर सुस्थापित किया जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली एनसीआर में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। इसी दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। वहीं सर्दी में बढ़ोतरी होगी। साथ ही सुबह में कोहरा और धुंधी भी छाने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सुबह में हल्का कोहरा छाना और लेकिन दिन में मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है।
इससे पहले शनिवार को दिल्ली में कई दिनों के बाद न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान सामान्य से बराबर 15.6 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन में हल्की धुंध छाई रही और हल्की धूप भी निकली। नोएडा और गुरुग्राम में भी मौसम जैसे ही दिल्ली जैसा रहा। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से बुरा हाल है। हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार रविवार की सुबह दिल्ली के आईटीयू में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। 375 यहाँ की श्रेणी जो है वो दर्ज की गई है। वहीं दिल्ली के आनंद विहार में AQI गंभीर श्रेणी में 470 रिकॉर्ड किया गया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक आस्था के पर्व छठ पूजा पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी करके छठ मैया की कृपा से प्रदेश में सबके जीवन में सुख और खुशहाली बनी रहे। वीडियो के जरिए ये संदेश उन्होंने दिया है। और 4 दिवसीय छठ पूजा के तहत शनिवार को छठ व्रतधारी खरना पूजा कर रहे थे और सीएम योगी ने भोजपुरी में वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा, लोक आस्था, प्रकृति प्रेम, पवित्रता और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर मेरी तरफ से आप सभी माताएं, बहनों और भोजपुरी समाज के लोगों को मंगल कामना देता हूं। छठी मैया की कृपा से हमारे प्रदेश में सबके जीवन में सुख और खुशहाली बनी रहे, यही प्रार्थना करता हूं। जय जय छठी मैया। वहीं सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा कि सभी प्रदेशवासियों और श्रद्धालुजनों को भावना और भगवान सूर्य की उपासना के महापर्व छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। छठी मैया की कृपा से लोक आस्था का ये महापर्व संपूर्ण सृष्टि के लिए सुख, समृद्धि और आरोग्यता का कारक बने, यही कामना करता हूं। जय छठी मैया। सीएम योगी ने छठ पूजा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में निर्देश दिए हैं कि नदी घाटों पर साफ सफाई के साथ सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा पर्याप्त रोशनी, पार्किंग, पीने का पानी और टॉयलेट का भी प्रबंध किया जाए। बैठक में राज्य में के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक सहित जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और पीडब्ल्यू मंत्री जितिन प्रसाद, परिवहन मंत्री दयाशंकर और नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा भी इसमें मौजूद रहे थे। उत्तर प्रदेश के माऊ जिले में मदरसों के सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। यहां कई गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए हैं, जिन पर एक्शन की तैयारी लगातार की जा रही है। फिलहाल इन मदरसों की सूची तैयार कर जिला प्रशासन सरकार को भेजेगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। माऊ में कुल 26 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए हैं। जिला प्रशासन ने इन मदरसों का डेटा इकट्ठा कर रही है और इसके बाद शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। इससे पहले माऊ के एसडीएम और समाज कल्याण अधिकारी की टीम ने पूरे जिले का दौरा कर सर्वे किया। सर्वे के दौरान 12 बिंदुओं पर मदरसों से पूछताछ की गई, जिनमें से 26 मदरसे उन पर खरे नहीं उतर पाए। और इस सर्वे को लेकर एसडीएम हेमंत चौधरी ने बताया कि कुल 26 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हो रहे हैं और उनकी पूरी सूची तैयार कर ली गई है। उनके खिलाफ एक्शन की तैयारी चल रही है। शासन को भी पूरी रिपोर्ट भेजी जा रही है। फिलहाल जिला अधिकारी को रिपोर्ट भेज दी गई है। एसडीएम हेमंत कुमार ने बताया कि शासन के आदेश अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय से सभी जिलों के मदरसे की जांच की जा रही थी। इस सर्वे के दौरान कई मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं, जिसमें सहारनपुर का दारुल उल्म देवबंद भी है। ये सभी वैसे मदरसे हैं जिन्हें यूपी मदरसे बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं मिली हुई है। और इस्लाम के जानकारों का कहना है कि दारुल उल्म इस्लामिक शिक्षा का बड़ा केंद्र है और उसे किसी बोर्ड से मान्यता की जरूरत नहीं है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। चंद्रू, कहाँ ले जा रहा मुझे? किराया पूछा? उबर ऑटो है मैम, किराया सही है। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। किराए पर नोक झोंक छोड़ो, उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो।
ब्रेक में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि हेड स्पीच मामले में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और रामपुर से विधायक आजम खान को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है और साथ ही 25,000 का जुर्माना भी लगाया है। बता दें ऐसे में उनकी विधानसभा की सदस्यता भी चली गई है। इसी के मद्देनजर सपा सांसद डॉक्टर बर्फ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सपा नेता आजम खान को हरासमेंट किया जा रहा है। संभल सांसद ने कहा कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान के साथ ज्यादती हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह मामला कोर्ट तक पहुंचा दिया गया और अब कोर्ट तो अपने हिसाब से ही सजा सुनाएगा। संभल सांसद ने आगे कहा कि आजम खान को हैरेसमेंट किया जा रहा है। उन्होंने यूपी सरकार के साथ साथ कोर्ट के आदेश पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है वो सब इशारे पर हो रहा है। और बता दें कि हेड स्पीच से जुड़ा यह मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है। 27 जुलाई 2019 को बीजेपी के नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। आरोप था कि रामपुर की मिलक विधानसभा सीट पर जनता को संबोधित करते हुए आजम खान ने एक चुनावी भाषण दिया था। इस दौरान आजम खान ने सीएम योगी और पीएम मोदी और तत्कालीन डीएम को लेकर आपत्तिजनक भाषण का इस्तेमाल किया था। 3 साल बाद 27 अक्टूबर 2022 को इसी मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के बाद आजम खान को दोषी करार दिया और सजा का भी ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद की सुरक्षा में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के जवानों ने क्षेत्र को हरा भरा करने की कोशिश के तहत अब तक 75,000 से अधिक पौधे लगाए हैं। वाराणसी स्थित सीआरपीएफ की 95 बटालियन के कमांडेंट अनिल कुमार वृक्ष कहते हैं। बता दें कि हमारे जवान विभिन्न सामाजिक संगठनों और सरकारी विभागों के सहयोग से मंदिर, शहर के पार्कों, मठों और संस्थानों और स्कूलों में वृक्षारोपण का काम कर रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि वाराणसी में अर्धसैनिक बल के जवानों द्वारा 2019 में पौधारोपण का कार्य शुरू किया गया था और ये अभी लगातार जारी है। कमांडेंट ने कहा कि अब तक जिले में करीब 75,000 पौधे रोप जा चुके हैं और उन्होंने बताया है कि सीआरपीएफ के जवान पौधारोपण के साथ साथ आम जनता को भी पर्यावरण की रक्षा करने और उसे बढ़ावा देने की शपथ दिलाते हैं। वृक्ष ने कहा कि समाज को जागरूक किए बिना पर्यावरण को संरक्षित नहीं किया जा सकता। मुख्य रूप से देश की युवा पीढ़ी और बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करना जरूरी है। हमें देश के बच्चों में पर्यावरण संरक्षण की आदत डालनी होगी और उन्हें पर्यावरण के महत्व के बारे में बताना होगा। तभी आने वाली पीढ़ी और अपने दायित्व को समझ पाएगी और पौधों को लगाने से ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य उनकी देखभाल और संरक्षण करना है। हमारा प्रयास रहता है कि जितने पौधे लगाए जा रहे हैं उनमें से अगर 50% पौधे भी बच जाते हैं तो ये एक हमारे लिए बड़ी उपलब्धि साबित होगी। राजस्थान के 12 जिले में लहसुन का ठीक दाम नहीं मिलने से किसान लगातार परेशान हैं। कई किसान तो नदियों में या सड़कों पर लहसुन फेंक रहे हैं तो कई जगह किसान लहसुन को मवेशियों और गौशालों को गायों में खिलाने तक को मजबूर हो गए हैं। बता दें कि लहसुन की लागत 50,000 रुपए बीघा तक आती है, लेकिन भाव ने इस बार किसानों की कमर तोड़ दी है। 200 से लेकर 2,000 प्रति क्विंटल भाव मिलने से किसानों को किराया नहीं मिल पा रहा है। दाम कम मिलने से किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। किसानों को दिन रात की मेहनत से की गई पैदावार का कोई दाम नहीं मिल रहा है। पिछले साल से किसानों ने अच्छे भाव के इंतजार में लहसुन रखा हुआ था जो अब खराब हो रहा है। ऐसे में मजबूर किसानों को लहसुन फेंकना पड़ रहा है। किसान 1 साल से उम्मीद लगाए बैठे थे कि जब दाम बढ़ेंगे तो उन्हें मुनाफा होगा, लेकिन अब वो बहुत निराश हैं और दाम नहीं मिलने से किसानों को बैंकों के केसीसी के लोन का कर्ज, व्यापारी से लिया गया कर्ज चिंता में डाल रहे हैं। और अनंता के निकटवर्ती ग्राम रतड़िया में एक किसान ने लहसुन का ठीक भाव नहीं मिलने की वजह से श्री गोविंद गौशाला में ट्रैक्टर ट्रॉली से ले जाकर गायों के लिए लहसुन को डाल दिया गया। गौशाला के सदस्य जगदीश प्रसाद मालव और कमलेश मालव ने बताया कि किसान बनवारी लाल मालव ने ट्रैक्टर ट्रॉली से श्री गोविंद गौशाला में लहसुन की कट्टियां लाकर गायों के लिए डाल दिया। और गौशाला सदस्य ने बताया कि पूछने पर किसान बनवारी लाल मानव ने कहा कि लहसुन का ठीक भाव नहीं है और मंडी में बेचने जाएं तो खर्च भी नहीं निकल सकेगा। इसे तो अच्छा होगा कि इस लहसुन को थोड़ा
थोड़ा करके गायों को खिला दिया जाए ताकि थोड़ा बहुत पुण्य भी प्राप्त मिल सके। और किसानों ने कहा कि वो भाव नहीं बढ़ने से परेशान थे और बेचने से तो गायों के खिलाना ही उचित समझा। और उन्होंने कहा कि गौशाला में लहसुन लेकर आया हूं और गायों को खिला रहा हूं। राजस्थान के भरतपुर जिले के हलोना थाना क्षेत्र में दीपावली की खुशियां मनाने के लिए एक युवक को पटाखा चलाना भारी पड़ गया। युवक अपने साथियों के साथ सुतली बम बर्तन के नीचे रखकर चला रहा था। कुछ साथी युवक का वीडियो भी बना रहे थे। युवक ने स्टील के गिलास के नीचे रखकर बम को चलाया तो बम की आवाज के साथ ही अचानक स्टील का गिलास फटकर युवक की जांघ पर जाकर लगा। जांघ पर स्टील के गिलास के लगने से युवक वहीं गिर गया और युवक के शरीर से काफी खून भी निकला और घायल युवक को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन युवक की हालत गंभीर होने पर युवक को जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं घायल युवक ने जयपुर ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। भरतपुर जिले के हलेना कस्बे की इंदिरा नगर कॉलोनी में कुछ युवक सड़क पर बम चला रहे थे। युवक बम के ऊपर स्टील के बर्तन रखकर बम में आग लगा देते थे और इसकी वजह से वीडियो भी बना रहे थे। युवकों को देखकर इंदिरा कॉलोनी निवासी 20 साल का बिट्टू भी उनके पास चला गया और युवक के साथ बम चलाने लगा। कॉलोनी के स्थानीय लोगों ने बम चला रहे युवक को समझाया कि बर्तन के नीचे बम रखकर चलाने से उनके चोट लग सकती है। स्थानीय लोगों ने समझाने पर सभी युवक मान गए और स्थानीय लोगों के जाने के बाद वो फिर से वही हरकत करने लगे। और बता दें कि स्टील के बर्तन के नीचे बम चला रहे युवक के साथ ही बिट्टू खड़ा हुआ था। वहां भी उनके साथ सूतली बम जला रहा था और तभी एक युवक ने सूतली बम के ऊपर स्टील का गिलास रख दिया और सूतली बम को आग लगा दी। स्टील का ग्लास बम के धमाके से फट गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और बिट्टू की जांघ और गुप्त अंग पर जाकर लगे। स्टील के टुकड़े लगते ही बिट्टू सड़क पर गिर गया और बिट्टू के खून निकलता देख बम चला रहे युवक वहां से भाग गए और बिट्टू के इतने खून निकला कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बिट्टू को उठाकर लेकर चला जाए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की सरकार भले ही कई भर्तियां को लेकर विवाद में रही, लेकिन कई भर्तियां ऐसी भी हैं जिसमें युवाओं को रोजगार मिला है। अब ये सरकार का आखिरी साल है और ये कह सकते हैं कि सरकार का ये चुनावी साल है। आगामी कुछ महीनों में कई भर्तियां निकालने वाली है। इसमें कुछ भर्तियों की विज्ञापित जारी भी कर चुकी है और कुछ ही जल्द जारी भी होंगे। अगर बेरोजगार कमर कसकर तैयारी कर लें तो उन्हें सरकारी नौकरी की सौगात मिल जाएगी। सरकारी परीक्षाओं की उदयपुर में निशुल्क कोचिंग देने वाले सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल संजय लूणावत और शिक्षक सुखराम वसूनिया ने बताया कि कौन सी भर्तियां पिछले 4 साल में हुई और कौन सी आगामी महीने में होने वाली हैं। संजय लूणावत और सुखराम वसूनिया ने बताया कि आने वाले 2-4 महीने बेरोजगारों को मेहनत करने में जुटा जाना होगा। और बता दें कि राज्य सरकार की ओर से CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेवल 1 जो कि सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा, जिसमें वनपाल, छात्रावास अध्यक्ष, LCD, कनिष्ठ सहायक, जमादार ग्रेड 2 शामिल हैं। लेवल 2 स्नातक स्तर का होगा, जिसमें प्लाटून कमांडर, जिलेदार और पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, महिला अधिरिक्ता, पर्यवेक्षक, उप जेलर, छात्रावास अध्यक्ष ग्रेड 2 के लिए परीक्षा जनवरी में प्रस्तावित है और इसे क्लियर करने पर अभ्यर्थी एक साथ कई विभागों में पदों की मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होगा। बता दें कि कॉलेज व्याख्याता के लिए राज्य स्तरीय पत्रिका और पात्रता परीक्षा सेट भी प्रभावित हैं। बता दें कि स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए ये परीक्षा तुलनात्मक रूप से कंफर्टेबल और फेवरेबल रहेगी। और बता दें वहीं B.Ed किए हुए बेरोजगारों के लिए विद्या संबलन योजना 1 नवंबर से प्रारंभ हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।